दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने मुस्लिमों से काशी विश्वनाथ और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंपे जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं और मुस्लिमों के पूर्वज एक है, कोर्ट का फैसला सबको स्वीकार करना चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा है कि पुरातत्व विभाग की जो भी रिपोर्ट आए उसे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय को स्वीकार करना चाहिए। जो उन्होंने आगे कहा है कि मुस्लिम और हिंदू पहले एक ही थे, रामशंकर और कृष्ण हिंदुस्तान के कन कन में बसे हैं। जी हरनाम सिंह ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ओवैसी जैसे लोग तथाकथित मुस्लिम नेता बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज को विकास से दूर रखा है। ओवैसी के डीएनए की जांच होनी चाहिए उनका, और जिन्ना का डीएनए एक मिलेगा। जी आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण का फैसला आ गया है। जी पुरातात्विक सर्वेक्षण को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, साथ ही सर्वेक्षण का सारा खर्चा सरकार करेगी। जी वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को लेकर बहस चल रही थी। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव में एआईएमआईएम की भी एंट्री हो चुकी है। जहां शुक्रवार को मालदा जिले में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। जी ओवैसी ने कहा है कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी भाई बहन हैं। जी आपको बता दें कि ममता बनर्जी भी ओवैसी पर हमला बोल चुकी है। यह मुस्लिम वोट पर सेंधमारी का आरोप लगाकर ममता बनर्जी ने ओवैसी को गद्दारों की टोली कहा था। जी ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया था कि बीजेपी से रुपए लेकर टीएमसी का वोट काटने के लिए एआईएमआईएम चुनावी मैदान में उतरी है। यह कल एआईएमआईएम कैंडिडेट मतीउर रहमान के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार किया। यह चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बंगाल में 10 वर्षों तक राज करने वाली टीएमसी की सरकार ने अल्पसंख्यकों को विभिन्न सुविधाओं से वंचित रखा है। यह ओवैसी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन असल में टीएमसी और बीजेपी आपस में भाई बहन हैं। ममता बनर्जी के ओवैसी पर वोट कटवा के बयान पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने सवाल पूछा था कि मौसम नूर को यहां की जनता ने उसको वोट दिया था, लेकिन बीजेपी जीत गई। उस दौरान तो मैं यहां पर नहीं था। इस बार ममता बनर्जी कह रही है कि ओबीसी आ गया है, उनके वोट बैंक में सेंधमारी होगी। मगर मैं यह बताना चाहता हूं कि 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार मौसम बेनजीर नूर के यहां से हारने की वजह टीएमसी का बीजेपी को वोट देना था। ओबीसी ने एनआरसी को लेकर भी ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब एनआरसी आई तब संसद में 8 टीएमसी सांसद अनुपस्थित रहे। इससे यह साबित होता है कि बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के साथ हैं। या यूं कहे कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई बहन हैं। ओबीसी का आरोप है कि ममता बनर्जी की वजह से बंगाल में भाजपा मजबूत हो रही है। यह जनसभा से ओबीसी ने ममता बनर्जी के साथ ही अभिषेक बनर्जी पर भी निशाना साधा है। दोस्तों कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए लखनऊ में रमजान को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जी ये दिशा निर्देश इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इस्लामिक केंद्र ने कहा है कि रमजान में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। केंद्र के मौलाना ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के कारण रमजान में तरावी की नमाज डेढ़ पारे से अधिक न पढ़ी जाए, जिससे सभी व्यक्ति 9 बजे तक अपने अपने घर वापस लौट जाए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया कि इस वर्ष रमजान का चांद 12 अप्रैल को नजर आएगा। यदि चांद नजर आ जाता है तो फिर पहला रोजा 13 अप्रैल को होगा, ये नहीं तो फिर 14 अप्रैल को तो होगा ही। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसीलिए सभी से आग्रह है कि रमजान में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से ख्याल रखें। इस्लामिक सेंटर के मौलाना महली ने बताया कि एक समय पर किसी भी मस्जिद में 100 से अधिक व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार इफ्तार में भी 100 से अधिक व्यक्ति को जमा होने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। रमजान में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना सबके लिए आवश्यक होगा। जी हां रमजान में भी कोरोना नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। मस्जिदों में तरावी डेढ़ पारे ही पढ़े जाएंगे। नमाजी नाइट कर्फ्यू आरंभ होने से पहले घर पहुंच जाएं। मस्जिदों में 100 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश नहीं। मस्जिदों में भी मास्क और सामाजिक दूरी का ध्यान रखना चाहिए। शहरी के वक्त जगाने के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं होगा। इफ्तार में भी 100 से अधिक व्यक्ति के जमा होने पर रोक होगी।
दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए एवं राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि एनआरसी देश की राजनीति के लिए संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। इसके विरोध और समर्थन में प्रदर्शन भी खूब हुए हैं, जो अभी भी ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें इसको लेकर फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। जो अब इसी को लेकर एक बड़ा मामला बिहार के दानापुर से सामने आया है। जो दानापुर कैट स्थित एक स्कूल में संचालित ज्ञान विज्ञान रेनबो होम में छात्रों को एनआरसी और सीए कानून के बारे में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा था, उसको लेकर देशद्रोह का केस किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने विषय वस्तु एवं उसे पढ़ाए जाने के तौर तरीके पर खुद संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जी हां, केस दर्ज किया गया है। दरअसल बाल संरक्षण आयोग ने इस संबंध में 3 पेज की चिट्ठी पटना एसएसपी को भेज दी थी। उसकी प्रति मुख्य सचिव, डीजीपी और पटना डीएम को भी दे दी गई है। इस चिट्ठी के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो इस स्कूल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संस्था में रखे कागजातों को देखा तो फिर पाया कि इसके जरिए स्कूल में नाबालिगों को देश में बने कानूनों के खिलाफ ऐसे बताया जा रहा था जैसे कानून उनके खिलाफ है। इसके बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उन्होंने वहां रखे एक रजिस्टर्ड में इन दोनों ही संवेदनशील कानून के खिलाफ कई बातें लिखी देखी। आयोग का कहना है कि छात्र छात्राओं को भड़काते हुए संस्था के सदस्यों ने बच्चों को यह पढ़ाया है कि यदि कानून वहां रहने वाले नागरिकों के हित में नहीं है तो फिर हम इस सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। हमें जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वे हमारे काम आ सके। इन कागजातों में घर का दस्तावेज न होने पर बेघर करने की बात लिखी गई है, जिसे आयोग ने भड़काने वाला माना है। आयोग ने कहा कि रजिस्टर्ड के पेज 76 से 78 तक में दोबारा ग्रुप मीटिंग का जिक्र है। इसके अनुसार 5 लड़कियों ने एनआरसी और सीए के बारे में फिर से लिखी है। दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले युवक युवतियों के लिए एक खुशखबरी है। जहां बिहार कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही 3rd ग्रेजुएट लेवल एग्जाम और दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा का आयोजन करेगा। इनके लिए विज्ञान का प्रकाशन इस महीने के अंत तक होगा। 3rd ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए अब तक 1905 जबकि दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 684 रिक्तियां आई है। हालांकि आयोग के सूत्रों की माने तो पिछले बार की ही तरह 3rd ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की वैकेंसी 3000 के आसपास रहने वाली है। अभी रिक्तियों की संख्या में कमी आने की बड़ी वजह कई विभागों द्वारा नहीं भेजा जाना है। दोस्तों, देश में कोरोना के नए मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, यानी कि पूरे भारत में लॉकडाउन अभी नहीं लगाया जाएगा। फिलहाल नाइट कर्फ्यू काफी है। उन्होंने कहा है कि हमें नाइट कर्फ्यू की जगह कोरोना कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों में इससे सही संदेश जाएगा। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में टीका उत्सव मनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है और 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जन्म जयंती है। उस बीच हम सभी टीका उत्सव मनाएं। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि इस टीका उत्सव में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दें। मैं देश के युवाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने आसपास के भी व्यक्ति 45 साल के ऊपर के हैं, उन्हें वैक्सीन लगवाने की हर संभव मदद करें। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का दावा किया है। इस संदर्भ में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपको पता है कि कितनी वैक्सीन बन पाती है। किसी एक राज्य में सारा वैक्सीन रखकर कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता है। हमें सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन को बांटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोग पहले से अधिक बेपरवाह हो गए हैं। कुछ राज्यों में प्रशासन शिथिलता बरत रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास संसाधन हैं, अब अनुभव भी है। जांच, पता लगाना, उपचार, कोरोना उपयुक्त व्यवहार से संक्रमण की चरम सीमा को नीचे लाने की में मदद मिलेगी। संक्रमित व्यक्ति को रोकना ही वायरस की रोकथाम का रास्ता है। हमें जांच को बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में सभी का कोरोना टेस्ट किया जाना चाहिए। इसका फायदा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता है तो फिर उसके संपर्क में आने वाले कम से कम 30 लोगों का टेस्ट किया जाना चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस की जरूरत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं, जबकि टीएमसी ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जवाब दे रहे हैं। बंगाल की सियासी लड़ाई की केंद्र में इस समय महिला वोटर हैं। ममता बनर्जी की बंगाल को अपनी बेटी चाहिए की छवि बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीदी ओ दीदी की लड़ाई के बीच पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताओं में बहस छिड़ी हुई है। टीएमसी पीएम मोदी के दीदी ओ दीदी बयान को
अपमानजनक बता रही है और कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। जी हां, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कहा है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से संबोधित कर रही है उससे हैरान हूं। कानून की जानकार रुचिरा गोस्वामी कहते हैं कि चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी नेता या फिर इस चुनाव में ही नहीं पिछले चुनाव की बात की जाए तो फिर महिला और पुरुषों के संबंध में समस्या देखी गई है। यह खास तौर पर महिलाओं को उनकी खुद की पहचान से इतर किसी और पहचान से देखा जाता है। यह रुचिरा गोस्वामी आगे कहती हैं कि स्वतंत्रता के बाद से ही महिला राजनेताओं को हमेशा बहू या फिर मां के नाम से संबोधित किया जाता है। मुझे लगता है कि यह प्रतिष्ठात्मक धाराओं का खेल है, जबकि यह जरूरी नहीं है कि हमेशा महिला मतदाताओं को एक नजरिए से देखा जाए। वही राजनीतिक विश्लेषक शिखा मुखर्जी की राय है कि पीएम मोदी की टिप्पणियों का बैलेट बॉक्स पर 3 तरीके से प्रभाव पड़ेगा। दुनिया भर में महिलाओं को 3 समूह में विभाजित किया जाता है। एक जो अन्य महिलाओं को अपमानित करती है, महिलाओं का एक और वर्ग है जो कि बहुसंख्यक हैं और महिलाओं को अपमानित होने से रोकती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो एक मुसलमान युवक के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जी हां, फोटो के सोशल मीडिया पर इतने तेजी से वायरल होने पर युवक को लेकर सवाल उठ रहे थे कि वे आखिर कौन है। जी उसी तस्वीर को लेकर अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वे बता रहे हैं कि पीएम मोदी आखिर उस मुसलमान युवक के कान में क्या कह रहे हैं। इस दौरान वे पीएम मोदी और सीएए एनआरसी को लेकर भी वार करते दिखाई देते हैं। ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उस तस्वीर को अपने शब्द देने की कोशिश की। जी ट्विटर पर अपना पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि युवक ने पीएम मोदी के कान में कहा है कि मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। एनआरसी और सीएए पर अपना निशाना बांधते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि युवक ने कहा है कि मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे। ओवैसी आगे कहते हैं कि युवक ने मोदी जी से कहा होगा कि मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते हैं। टोपी पहनने को लेकर भी ओवैसी ने मोदी पर तंज कसा है और कहा है कि मेरी तरीके से टोपी कब पहनेंगे आप। आगे उन्होंने कहा है कि मोदी जी मैं तो सिर पर टोपी पहना हूं पर आप तो पूरे देश की जनता को टोपी मत पहनाओ। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रैली के दौरान मिले इस मुसलमान युवक का नाम जुल्फिकार है और ये 3 अप्रैल को पीएम मोदी की रैली में शामिल हुए थे। जी हां, रैली के दौरान ये पीएम मोदी से मिले तो फिर पीएम मोदी ने इनके कंधे पर हाथ रखा। जी हां, इसके अलावा दोनों के बीच कुछ बातचीत भी हुई। जी बातचीत को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए जुल्फिकार ने बताया कि पीएम मोदी ने उनसे उनका नाम पूछा और वे भी पूछा कि वे क्या बनना चाहते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना की खतरनाक स्थिति और कई कड़ी बंदी से लगाए जाने का असर अब बिहार में भी देखने लगा है। जी हां, मुंबई और पुणे जैसे शहरों से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है जिससे बिहार में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्रवार को मुंबई से आए ट्रेन और प्लेन से अब तक कुल 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र से आने वाले हर ट्रेन पर सवार या सभी यात्रियों का पटना और दानापुर स्टेशन पर कोरोना जांच किया जा रहा है। इसी क्रम में पटना पहुंचे कुर्ला पटना एक्सप्रेस से कुल 17 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जी हां, वहीं मुंबई से पटना पहुंचे 6 हवाई यात्रियों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी हां, ट्रेन और प्लेन के यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासनिक मामले में हरकंप मच गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। दोस्तों, बैंकों को प्राइवेट करने की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ रही है। ये अगले हफ्ते बैंकों के नाम का ऐलान हो सकता है। बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट किया जाएगा। ये अगले हफ्ते होने वाली बैठकों को लेकर चर्चा जोरों पर है। ज्यादातर बैंक इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन किन 2 नामों का ऐलान होगा ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्राइवेट सेक्टर उन बैंकों में ज्यादा रुचि दिखा सकते हैं जिनके पास दूसरा बिजनेस भी है। प्राइवेट सेक्टर के निवेशकों के पास इन बिजनेसों को बढ़ाने का मौका मिल जाएगा या मिल सकेगा। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि इन कदमों से ग्राहकों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, काला और भूरा भैंस तो आपने देखा होगा। जी हां, अब आ गया है पिंक कलर का भैंस। तो चलिए आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। दोस्तों, आप गुलाबी भैंस सुनकर चौंक गए होंगे। जी हां, लेकिन ये बिल्कुल सच है, 100% सच है। वियतनाम में गुलाबी रंग का भैंस इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। जी हां, हम सोचे कि क्यों ना आपको भी बता दें। जी हां, वियतनाम की हो चिन मिन्ह सिटी में इन दिनों असाधारण इस गुलाबी रंग के भैंसों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगती रहती है। जी हां, भैंसे के मालिक डॉग वान सेंग लोगों को इसके बारे में बताते थक गए। जी, उन्होंने इसे साल 2001 में
खरीदा था। इस भैंसे की उम्र 30 साल है और डांग वान ने इसे साल 2001 में थाईलैंड से खरीदा था। जिस समय वे अपने घर में इसे लेकर आए थे उस समय उन्होंने इसके लिए 40,000 रुपए अदा किए थे। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीआरपीएफ के कार्य में हस्तक्षेप के आरोप को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा है कि हार से दीदी बौखला गई है, टीएमसी ने आपा खो दिया है और तरह तरह की टिप्पणियां कर रही है। अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी ने जिस प्रकार की टिप्पणी सुरक्षा बलों के लिए की है, यदि किसी राजनीतिक दल की अध्यक्ष ऐसा कहती है कि सीआरपीएफ का घेराव कर लो, मैं ऐसा राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। जिन लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही है, जिन ये चुनाव शांतिपूर्ण नहीं चाहती है, वे हर बार की तरह रैगिंग से चुनाव जीतना चाहती है। हर बार आरोप लगा रही है कि गृह मंत्री के सुझाव पर डिस्टर्ब कर रहा है। जी, सीआरपीएफ जब चुनाव में लगते हैं तो फिर पैरामिलिट्री पर भी चुनाव आयोग का कंट्रोल होता है। उनकी बौखलाहट बढ़ गई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।